प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मार्क्स के चिंतन के आधार। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य तथा सामाजिक परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक अवधारणाओं को विकसित किया। इन अवधारणाओं का संबंध एक विशेष शब्दावली के उन अर्थों से है जिनके संदर्भ में ही मार्क्स के विचारों को उनके सही अर्थ में समझा जा सकता है। इनमें उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियाँ, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रणाली, आधार संरचना तथा अधिसंरचना कुछ विशेष अवधारणाएं हैं जिनके बारे में अपन यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। आप समझने का प्रयास करना। सबसे पहले उत्पादन। सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्री द्वारा उत्पादन का तात्पर्य कुछ विशेष वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन करने से लगाया जाता है। जब हम आर्थिक रूप लाभ के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का निर्माण करते हैं अथवा इस तरह की सेवाएं देते हैं जिनका एक विशेष आर्थिक मूल्य होता है, तब उसे सामान्य अर्थों में उत्पादन कहा जाता है। मार्क्स ने अपने चिंतन में उत्पादन शब्द का प्रयोग उन प्रयत्नों के लिए किया जिनका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए किया जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। इसी तरह की सभी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती। मनुष्य प्रकृति से प्राप्त विभिन्न पदार्थों से उन भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है जिससे वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इन्हीं प्रयत्नों की संपूर्णता को हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की प्रकृति भौतिक होती है। मार्क्स के अनुसार मानव समाज का संपूर्ण इतिहास इसी बात की कहानी है कि किस तरह आजीविका उपार्जित करने के प्रयत्न के द्वारा विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस अर्थ में उत्पादन एक ऐतिहासिक क्रिया है जिसकी प्रकृति विभिन्न युगों में बदलती रही है। वास्तव में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन समाज का वह आरंभिक बिंदु है जहाँ से समाज एक परस्पर संबंधित संरचना का रूप लेता है। यदि हम समाज में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करें तो इसे आर्थिक उत्पादन की प्रकृति को समझे बिना स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मार्क्स के अनुसार उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन तो भी यह तीनों एक ही प्रक्रिया का समन्वित रूप है। इसका कारण यह है कि इन तीनों में से प्रत्येक दशा दूसरी दशा का माध्यम है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों द्वारा जब कोई भौतिक उत्पादन किया जाता है तब वही उत्पादन उपभोग की वस्तु बन जाता है। समाज में विभिन्न वस्तुओं का वितरण भी भौतिक उत्पादन की वस्तुओं से ही संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रकृति को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक विशेष प्रकार का उत्पादन एक विशेष तरह के उपभोग, वितरण और विनिमय का सृजन करता है। इस दृष्टिकोण से उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक संवर्ग हैं जिनके आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूह के बीच कुछ विशेष तरह के संबंधों का विकास होता है। इसके बाद है उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन उपकरणों के द्वारा भौतिक वस्तुओं का
उत्पादन किया जाता है उन्हें मार्क्स ने उत्पादन के साधन कहा। उत्पादन के साधनों में मार्क्स ने उन सभी तरीकों को सम्मिलित किया जो वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन में काम करने में लिए जाते हैं। इससे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न रही है। अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार के उत्पादन के साधन रहे हैं। इसके बाद है उत्पादन के साधन। मार्क्स ने यह स्पष्ट किया है कि भौतिक उत्पादन में केवल उत्पादन के साधन ही एकमात्र कारक नहीं होते, बल्कि लोग एक साथ संगठित होकर भी उत्पादन कर सकते हैं। इस अर्थ में श्रम की प्रकृति सामाजिक होती है। विभिन्न लोग उत्पादन करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रकार के संबंधों में बंध जाते हैं। इन्हीं सामाजिक संबंधों के अंतर्गत कोई उत्पादन किया जाता है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए संबंध के अध्ययन उत्पादन के संबंध को जानना भी आवश्यक है। इसके बाद उत्पादन की शक्तियाँ। मार्क्स ने तार्किक आधार पर आर्थिक क्रियाओं से संबंधित दो पक्षों अर्थात उत्पादन के सामाजिक संबंध अथवा उत्पादन की शक्तियों के बीच भेद स्पष्ट किया। उत्पादन के संबंधों का तात्पर्य मुख्य रूप से उन दो संवर्गों के पारस्परिक संबंधों से हैं जिनमें से एक का उद्देश्य दूसरे पर अपने आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखने, अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने और अपने से कमज़ोर वर्ग का शोषण करने से है। दूसरी ओर उत्पादन की शक्तियाँ उन तत्वों और संबंधों को स्पष्ट करती है जिनके द्वारा कुछ विशेष मानवीय उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इस दृष्टिकोण से मार्क्स तथा एंगेल्स ने उत्पादन की शक्तियों में मुख्य रूप से कच्चे माल अर्थात पेय पदार्थ और वस्तुएं जिन्हें श्रम के द्वारा तैयार या पक्के माल में बदला जाता है, उत्पादन के साधनों अर्थात वे उपकरण और मशीनें जिनका प्रयोग कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के लिए किया जाता है, श्रम शक्ति अर्थात मानवीय श्रम जिसके द्वारा उत्पादन कार्य होता है, तथा उत्पादन के तकनीकी संबंधों अर्थात श्रम का सामाजिक विभाजन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद उत्पादन की प्रणाली अथवा ढंग, मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स के अनुसार भौतिक इतिहास के विभिन्न अवस्थाएं इस रूप में एक दूसरे से भिन्न नहीं होती मनुष्य किन वस्तुओं का उत्पादन करता है, बल्कि इस रूप में भिन्न होती है कि जीवन निर्वाह के लिए हम विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार अथवा किन साधनों के द्वारा करते हैं। मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियाँ अथवा साधनों जैसे कच्चा माल, भूमि, विभिन्न उपकरणों तथा श्रम आदि एवं उत्पादन संबंधों में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और उनके आधार पर बनने वाले सामाजिक संबंधों को उत्पादन प्रणाली के दो मुख्य पक्षों के रूप में स्पष्ट किया। उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन के संबंधों के रूप में निर्धारण करती हैं, जबकि यह दोनों संयुक्त रूप से उत्पादन के ढंग की प्रकृति को स्पष्ट करती है। इस प्रकार उत्पादन की प्रणाली का संबंध उन सभी तरीकों से है जिनके द्वारा एक समाज के लोग अपने जीवन निर्वाह के साधनों का उत्पादन और वितरण करते हैं। इस अर्थ में उत्पादन के ढंग में होने वाले परिवर्तनों भी ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रादुर्भाव का आधारभूत कारण है। इस तथ्य को मार्क्स ने चार प्रमुख युगों की उत्पादन प्रणाली की भिन्नता के आधार पर स्पष्ट किया। नंबर 1, एशियाटिक उत्पादन प्रणाली। मार्क्स ने एशियाटिक उत्पादन प्रणाली को मुख्य रूप से आदिम समुदाय की विशेषता के रूप में स्पष्ट किया। इस प्रणाली में भूमि के स्वामित्व की प्रकृति सामुदायिक होती है तथा उत्पादन का रूप एक बड़ी सीमा तक नातेदारी संबंधों पर आधारित रहता है। नंबर 2, दासता के युग में उत्पादन प्रणाली। उत्पादन का यह रूप उन तरीकों से संबंधित है जो दासता के युग में प्रचलित हैं। इसका मूल तत्व दास और मालिक से उनके संबंध के रूप में देखने को मिलता है। नंबर 3, सामंतवादी उत्पादन प्रणाली। मार्क्स तथा एंगेल्स का मुख्य उद्देश्य यद्यपि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के तरीकों और उनसे उत्पन्न परिवर्तनों को स्पष्ट
से था, लेकिन उन्होंने पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को सामंतवादी उत्पादन प्रणाली के आधार पर स्पष्ट किया। नंबर 4, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली। इस उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के साधनों के रूप में पूंजी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। पूंजी एक ऐसा शक्ति है जिसके द्वारा पूंजीपति श्रमिकों को अपने श्रम बेचने के लिए बाध्य करते हैं। ये पूंजी विभिन्न प्रकार के भौतिक उपकरणों अथवा विकसित मशीनों के रूप में हो सकती है। इसके बाद है आधार संरचना एवं अधिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विचारों से संबंधित आधार संरचना तथा अधिसंरचना दो अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। उन्होंने समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना को दो भागों में विभाजित करके उनका विश्लेषण किया। आधार संरचना को हम सामान्य शब्दों में बुनियादी संरचना कह सकते हैं, जबकि अधिसंरचना का तात्पर्य सामाजिक आर्थिक ढांचे के ऊपरी हिस्से से है। यह सच है कि मार्क्स के विचारों का संबंध एक सुनिश्चित आर्थिक निर्धारणवाद से नहीं है, लेकिन उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की नींव के रूप में स्पष्ट किया। अर्थव्यवस्था से उनका तात्पर्य उत्पादन के संबंधों, उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के तरीकों से संबंधित व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं से है। मार्क्स तथा एंजल्स ने मनुष्य के सभी संबंधों के निर्धारक के रूप में उत्पादन संबंधों को प्राथमिक मानते हुए इस बात पर बल दिया कि इस तरह के आर्थिक संबंध ही किसी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन तथा वितरण के आर्थिक तरीके ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं, जिस पर सभी दूसरे सामाजिक संस्थाओं यहाँ तक कि राज्य की वैधानिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। एंजल्स के शब्दों में जीवन निर्वाह के भौतिक साधनों का उत्पादन और इसके फलस्वरूप एक विशेष समय में लोगों के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक विकास की सीमा से ही एक ऐसे नींव का निर्माण होता है जिन पर राज्य की विभिन्न संस्थाएं, वैधानिक अवधारणाएं, विभिन्न विचार और यहाँ तक कि धर्म की संरचना का निर्माण होता